वर्ष 2026-27 के बजट पर लग सकती है मुहर। पूरा उत्तराखंड अब भूकंप जोन 6 में शामिल हुआ। सुरक्षित इमारतों के लिए बिल्डिंग बाय लॉज में बड़े बदलाव की हो रही तैयारी, विशेषज्ञ समिति का गठन। देहरादून में 114 परिवारों को एमडीडीए का अंतिम अल्टीमेटम, बाढ़ के खतरे को लेकर बड़ा फैसला, नगर निगम के फ्लैट्स में शिफ्ट होने के आदेश। उत्तराखंड पुलिस को मिला स्कॉच अवार्ड, चारधाम यात्रा 2025 की हो रही जोरदार तैयारी। हरिद्वार में चलते कंटेनर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, भेल का कीमती सामान जलकर हुआ खाक, चालक परिचालक ने कूदकर बचाई जान। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, बड़ी खबर सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने जा रही है। आपको बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले जो आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, जहां पर सदन में पेश होने वाले विधेयकों को मंजूरी संभव है। समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक को भी अंतिम स्वीकृति आज इस बैठक के माध्यम से मिल सकती है। इस विधेयक में कई अपराधों में दंड की अवधि भी तय की जाएगी। इसे सदन में विधेयक के रूप में पेश करने की स्वीकृति कैबिनेट से ली जानी है, जहां पर आज इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव, जो कि हर यहां पर देवभूमि वासियों से जुड़े होंगे, जिनको पटल पर रखा जाएगा। साथ ही अलग अलग विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी इस दौरान पेश किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। उत्तराखंड की राजनीति से ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को हरी झंडी मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यूसीसी संशोधन विधेयक समेत कई बड़े विधेयकों पर मुहर लगने की संभावना है। सरकार आज सदन में पेश होने वाले कई नीतिगत फैसलों को भी अंतिम रूप देने की तैयारी में है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, 9 मार्च से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, उससे पहले आज एक राज्य की कैबिनेट बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बिल्कुल, देखिए 9 मार्च से भराड़ीसैंण में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले आज की ये कैबिनेट बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट से पहले आज कई सारे महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रतिवेदनों पर मंजूरी कैबिनेट दे सकता है, क्योंकि बजट पेश होना है। 9 मार्च से सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में कई सारे जो वार्षिक विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन है वो सदन में पेश किए जाने हैं, जिसको सबसे पहले मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी अनिवार्य होती है। और आज क्योंकि ये कैबिनेट बैठक है, तो आज इसमें इन वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करूं तो कई सारे विधेयक भी वहां पर इस बार पेश होने हैं, जिसमें से यूसीसी संशोधन विधेयक भी है, क्योंकि यूसीसी किस तरीके से प्रदेश के अंदर काम कर रहा है वो सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें कई सारे संशोधन हुए हैं और राजभवन में जो ये भेजा गया था वहां से वापसी भी हुई थी, जिसके बाद दोबारा कैबिनेट की मंजूरी की बात कही गई थी, जो कि दोबारा विधेयक के तौर पर सदन में पेश होगा। तो इसको भी आज मंजूरी मिल सकती है, जिसमें अब कई सारे अपराधों के लिए जो पनिशमेंट है वो तय की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अन्य विभागों के प्रस्ताव भी आज तैयार किए गए हैं, जिन पर मुहर लग सकती है, क्योंकि चारधाम यात्रा का भी आगाज होने जा रहा है। उससे पहले पर्यटन विभाग द्वारा भी प्रस्ताव तैयार किया गया, जिस पर आज कैबिनेट मुहर लगा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर नेशनल गेम्स हुए थे और उनमें जो विजेता थे, जिन्होंने नेशनल स्तर पर यहाँ उत्तराखंड को पहचान दिलाई थी, उनके लिए उत्तराखंड ने गवर्नमेंट ने साफ तौर पर कहा था कि उनको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का प्रावधान किया जाएगा, उन्हें उसके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके लिए भी खेल विभाग द्वारा जो है आज प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर मुहर लग सकती है। तो कुल मिलाकर बजट से को लेकर भी ये आज की कैबिनेट बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने विधेयक आने हैं उन पर आज मंजूरी मिल सकती है, प्रतिवेदनों को आज मंजूरी मिल सकती है और अन्य जो विभागों ने प्रस्ताव तैयार किए हैं उन पर भी आज कैबिनेट मुहर लगा सकती है। आप बिल्कुल देखिए, और ये कैबिनेट की बैठक बजट से पहले बेहद महत्वपूर्ण शुभांगी हो जाती है। साथ ही आपसे भी ये भी जानेंगे कि जब ये बैठक होगी तो इस दौरान तमाम दिग्गजों की उपस्थिति में किस तरह से मंथन का सिलसिला देखने को मिल पाएगा, क्योंकि हम अमूमन तौर पर यही देख रहे हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह से देवभूमि के विकास के लिए तमाम प्रयास, तमाम कदम उठा रही है। तो निश्चित तौर पर आज कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है क्या कैबिनेट बैठक के माध्यम से?
बिल्कुल देखिए, सचिवालय में 12:30 बजे से आज ये बैठक शुरू होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तमाम मंत्रीगण आज इसमें मौजूद रहेंगे, अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि बजट से पहले ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई सारे विधेयक पेश होने हैं, जो प्रतिवेदन है वो लाए जाने हैं, तो उनको मंजूरी मिल सकती है। इस लिहाज से ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं आज उन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि चाहे वो, जैसे मैंने कहा कि चारधाम यात्रा अपने आप में आर्थिकी की रीढ़ है उत्तराखंड की, और ये चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए, खेल विभाग ने तैयार किए हैं, ऊर्जा विभाग ने तैयार किए। तो इन तमाम जो प्रस्ताव आएंगे उन पर चर्चा होगी। उसके बाद कैबिनेट इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन के बाद मुहर लगाएगा। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब साथ ही उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन कानून का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सालों से भारत में रह रहे धार्मिक उत्पीड़न से आए शरणार्थियों को अब कानूनी पहचान मिलनी शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में सत्यापन की विस्तृत प्रक्रिया के बाद 159 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। पाकिस्तान से आए 153 शरणार्थियों को नागरिकता मिली है, जबकि अफगानिस्तान से आए 6 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। अब इस फैसले से शरणार्थियों के जीवन में स्थिरता और अधिकारों की नई शुरुआत हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे मानवीय बड़ा फैसला बताया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में दिखने लगा है सीएए का असर। शरणार्थियों को मिली नागरिकता की सौगात। 159 हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए थे शरणार्थी। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में पहली बार इसका ठोस असर देखने को मिला है। उत्तराखंड में लंबे समय से रह रहे हिंदू शरणार्थियों को अब भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। गहन जांच और सत्यापन प्रक्रिया के बाद 159 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो वर्षों पहले धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए थे और तब से यहीं रहकर जीवन यापन कर रहे थे। देवभूमि उत्तराखंड में सीएए यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम के नए कानून का असर देखने को मिला है। दरअसल उत्तराखंड सरकार की गहन जांच के बाद गृह मंत्रालय ने 159 हिंदू शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता दे दी है, जिससे कहीं ना कहीं हिंदू लोगों को इसमें राहत देने का काम सरकार ने किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 153 ऐसे लोग जो पाकिस्तान के थे और साथ ही 6 ऐसे लोग जो कि अफगानिस्तान से आए थे उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में नागरिकता पाने वाले लोगों में से सबसे अधिक संख्या पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की है, जबकि कुछ परिवार अफगानिस्तान से भी आए थे। सभी के आवेदनों की जांच पड़ताल राज्य के गृह विभाग और संबंधित जांच एजेंसियों ने की थी। दस्तावेजों, निवास पृष्ठभूमि और जरूरी शर्तों के सत्यापन के बाद ही केंद्र सरकार को अंतिम अनुशंसा भेजी गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। पाकिस्तान से आए 153 शरणार्थियों को मिली नागरिकता। अफगानिस्तान से आए 6 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया फैसले का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का स्वागत किया है। सीएम धामी के मुताबिक ये कदम सालों से भारत में रह रहे पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक पहचान देने की दिशा में बेहद अहम है। सीएम धामी का कहना है कि ये केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय है। इस फैसले से शरणार्थी परिवारों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हुआ है। जो भी हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का जो बिल पास हुआ, उसके तहत 153 लोगों को उत्तराखंड के अंदर भी गृह मंत्रालय ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उनको मंजूरी दी है, नागरिकता दी है। और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। उन सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार मिलेगा जो अपना जीवन परेशानियों में जी रहे थे उन देशों में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को मिली नागरिकता को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। सीए के थ्रू वजह से कई शरणार्थियों को नागरिकता मिली है, परंतु जो सीए को लेकर जो सवाल हवा में है, जो सवाल तैर रहे हैं, उनका जवाब तो केंद्र सरकार भी नहीं दे पा रही है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन करते हुए इसे संसद से पारित कराया था। इस दौरान बहस और विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधन की जरूरत को स्पष्ट किया था। कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया गया। कानून का मकसद पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देना बताया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वाले पात्र लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी ताकि वे वर्षों की अनिश्चितता से बाहर आ सके। धार्मिक उत्पीड़न से पलायन करने वालों को राहत। सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता के दायरे में रखा गया है। इनमें से कई परिवार दशकों से भारत में रह रहे थे, लेकिन नागरिकता न होने के कारण उन्हें शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब नागरिकता मिलने से उनके जीवन में स्थिरता आने की उम्मीद है। सामाजिक संगठनों की भी रही अहम भूमिका। सीमा जागरण मंच ने की शरणार्थियों की मदद। जानकारी के मुताबिक सीमा जागरण मंच ने ऐसे शरणार्थियों तक पहुंच बनाकर उन्हें आवेदन प्रक्रिया समझाई और जरूरी दस्तावेज जुटाने में मदद की। आवेदन भरवाने से लेकर उन्हें सरकारी विभागों तक पहुंचाने और सत्यापन प्रक्रिया से सहयोग देने तक इस संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि सीएए लागू होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पात्र शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी है। अब तक देश भर में लगभग 400 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। नागरिकता मिलने के बाद इन परिवारों को अब भारतीय नागरिकों के समान अधिकार मिलेंगे। वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे, संपत्ति खरीद सकेंगे, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भागीदारी कर सकेंगे और सामाजिक मुख्यधारा में पूरी तरह शामिल हो पाएंगे। वहीं भारत सरकार के इस फैसले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है कि बाहरी देशों के लोग हमारे देश में आकर रहना चाहते हैं, यहाँ बसना चाहते हैं और कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड की छवि ऐसी छवि है जिसमें हर कोई इस देव नगरी और इस तीर्थ नगरी में रहना चाहता है। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुर्की के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में अब घर और इमारतें बनाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। दरअसल प्रदेश के भूकंप जोन 6 में आने के बाद सरकार ने बिल्डिंग बायोलॉजी में बड़े संशोधन की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने इसके लिए सीबीआरआई के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जहां भारतीय मानक आईएसओ के मुताबिक पूरा राज्य अब संवेदनशील जोन में है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही निर्माण के नए नियम लागू किए जाएंगे। बात करते हैं अब देहरादून की, जहां पर रिस्पना नदी किनारे बसे 114 परिवारों पर एमडीडीए का डंडा चला है। नदी के बहाव क्षेत्र और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इन परिवारों को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने साफ कर दिया है कि जनहानि रोकने के लिए इन सभी को नगर निगम द्वारा बनाए गए हाउसिंग फ्लैट्स में शिफ्ट होना होगा। साथ ही सुरक्षित पुनर्वास के लिए आवासों का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। प्रशासन का लक्ष्य है कि खाली कराई गई कई जगह ग्रीन एरिया के रूप में विकसित की जाए ताकि भविष्य में अतिक्रमण की गुंजाइश ना रहे। 114 परिवार हैं और वो लोग चूंकि जो फ्लड प्लेन एरिया यानी जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है उसमें रह रहे हैं और कभी भी बारिश के समय या बाढ़ के समय उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जनहानि की आशंका है। तो सुरक्षित जगह पर नगर निगम के द्वारा उनको देने के लिए आवास बनाए गए हैं। उस आवास का आवंटन भी जो लाभार्थी हैं उनको कर दिया गया है। इसके बावजूद कई बार हम लोगों ने कहा भी, नोटिस भी दिया एमडीडीए के स्तर से कि आप लोग मकान को जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है उसको छोड़ करके जो आवंटित मकान है उसमें प्रवास करें, ताकि जहां पर रह रहे हैं उसको हम लोग एक ग्रीन एरिया के रूप में विकसित करेंगे। अगली खबर, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अब हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है, जो 5 मार्च के आसपास खुलने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान के मुताबिक इस बार डीजीसीए के बड़े सुरक्षा मानकों पर विशेष फोकस है।
केदारनाथ और बद्रीनाथ में नई ETC स्थापित करने के साथ साथ हेलीकॉप्टरों की लाइव ट्रैकिंग भी की जाएगी। मौसम की सटीक जानकारी के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं ताकि खराब मौसम में किसी भी तरह की कोई अनहोनी को रोका जा सके। सुरक्षा कारणों से उड़ानों की संख्या सीमित रहने के कारण किराए में मामूली बढ़ोतरी के संकेत भी हैं। जो हमारा टेंडर है वो अपना फाइनल स्टेज में और 5 मार्च के आसपास ओपन होने की संभावना है। और इसमें जो DGCA के रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे वेट भी करवाया DGCA से, और मैं अपेक्षा करता हूं कि बेहतर तरीके से फ्लाइंग हमारी हो पाएगी। साथ ही हमारे जो ATC 2 नए इस्टेब्लिश होने हैं, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उसमें भी हम प्रयास करें। लाइव ट्रैकिंग के लिए डिवाइसेस का भी टेंडर हमारा ऑनगोइंग है। साथ ही जो हमारा कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क्स किए जाने हैं या नए एडिशनल स्टाफ को लगाना है, तो मल्टीपल टेंडर हम लोग उसमें कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ सीलोमीटर और इस तरीके की जो डिवाइसेस हैं जिनसे हमें मौसम की बेहतर सूचना मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी हमारी पाइपलाइन में हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां उत्तराखंड पुलिस के नाम एक और बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि दर्ज की गई। साल 2025 की चारधाम यात्रा के दौरान बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट और हाईटेक कंट्रोल रूम मॉडल के लिए देहरादून के SP ट्रैफिक लोकजीत सिंह को प्रतिष्ठित मॉडल देश का डंका बजा है। स्कॉच अवार्ड के लिए चुना गया। यह सम्मान सुशासन और तकनीक के क्षेत्र में देश के सबसे भरोसेमंद पुरस्कार में से एक माना जाता है। अब लोकजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने न केवल जाम की समस्या को खत्म किया, बल्कि आपदा और आपातकालीन स्थितियों में भी त्वरित रिस्पांस देकर लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित बनाया। 28 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाले 106वें स्कॉच समिट में उन्हें गौरवशाली सम्मान से नवाजा जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में जुबानी जंग अब निजी हमलों और गंभीर आरोपों तक पहुंच गई है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं। चैंपियन ने सीधा निशाना साधते हुए गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत पर मुंबई के डांस बार में जाने के गंभीर नैतिक आरोप लगाए। अतीत की कथित घटनाओं का जिक्र करते हुए चैंपियन ने कांग्रेस की कार्यशैली और इन नेताओं के चरित्र पर सवाल उठा दिए। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं कानपुर से पूर्व बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब वीडियो में हथियारबंद लोगों के बीच बैठे हुए चैंपियन डांसर पर पैसे लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये है सीएम धामी के खास नगीने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का वीडियो और बीजेपी का महिलाओं के प्रति सम्मान। वहीं कांग्रेस की पोस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। डांसर को नोट थमाते विवादों के चैंपियन। कांग्रेस ने कहा यही बीजेपी का आचरण। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी सीएम। बीजेपी बोली ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन। कानपुर से पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वायरल वीडियो पर देवभूमि की सियासत गर्मा गई है। वीडियो में एक कार्यक्रम में हथियारबंद लोगों के बीच बैठे प्रणव चैंपियन डांसर पर पैसे लुटाते नजर आ रहे हैं। फिल्मी गीतों की धुन पर डांस करती डांसर से चैंपियन वीडियो में इशारों में कुछ फरमाइश करते दिख रहे हैं, जिसके बाद डांसर को चैंपियन पास बुलाकर नोट थमा रहे हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और सीएम धामी पर निशाना साधा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि यही है सीएम धामी के खास नगीने
कुंवर प्रणव सिंह और बीजेपी का महिलाओं के प्रति सम्मान। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे ही नेताओं से बीजेपी भरी पड़ी है जिनके कारण उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड जैसे जघन्य मामले हुए। वहीं कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि किसी निजी कार्यक्रम के वीडियो को बीजेपी और मुख्यमंत्री से जोड़ना कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन दर्शाता है। कुंवर प्रणव सिंह जो कि अपने तमाम मुद्दों को लेके, अपने वायरल वीडियो के लेके, अपने और बयानों को लेके, अपने आचरण को लेके हमेशा सुर्खियों पर रहे हैं और भाजपा कह रही है ये तो उनका निजी कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हाकिम सिंह का भी निजी कार्यक्रम था पर्चों को लीक कराना, और जो वीआईपी वनतारा गए जिनकी वजह से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उनका भी तो निजी कार्यक्रम था वनतारा में जाने का। और कुलदीप सेंगर, उन्होंने भी एक हत्याकांड किया, बलात्कार किया, उनका भी निजी कार्यक्रम था। अरे भाजपा नेताओं, आपके नेताओं के जो निजी कार्यक्रम हैं वो तो आपके चेहरे में कालिक पोत रहे हैं, उत्तराखंड की छवि खराब कर रहे हैं। कांग्रेस की फितरत हो गई है कि हर घटना को वो माननीय मुख्यमंत्री से जोड़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उनका निजी कार्यक्रम है। वो अपने निजी कार्यक्रम में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये उनका अपना विवेक है, और उस बात से मुख्यमंत्री को जोड़ना मेरे ख्याल से कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का सबूत है कि वो इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं कि हर चीज में माननीय मुख्यमंत्री को और भाजपा को घसीटने का प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले भी कुंवर प्रणव चैंपियन अपने वायरल वीडियो और विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। जनवरी 2025 में खानपुर विधायक उमेश शर्मा के साथ विवाद में चैंपियन के फायरिंग करने को लेकर खूब बवाल मचा था, जिसके बाद चैंपियन को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। ऐसे में प्रणव चैंपियन का सामंती अंदाज में हथियारों की नुमाइश के बीच डांसर पर नोट उड़ाने का वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं विपक्षी कांग्रेस का सबसे बड़ा सवाल तो बीजेपी से है कि क्या यही बीजेपी का असली चरित्र है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करते हैं टिहरी की चुहाथान गांव में आजादी के बाद पहली बार खुशियों की नई राह खुली है। चंबा विकासखंड के इस दुर्गम गांव में सड़क पहुंचने पर ग्रामीणों ने जश्न मनाया। विधायक किशोर उपाध्याय की पहल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गांव-गांव सड़क योजना के तहत ये सपना साकार हुआ है। जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग की टीम ने अधिशासी अभियंता जगदीश खाती के नेतृत्व में मौके पर डटकर सड़क कटान का काम पूरा किया। वहीं जगत तोपवाल हिंदी खबर के संवाददाता ने मौके पर जाकर ग्रामीणों के चेहरे की मुस्कान और इस ऐतिहासिक पल का जायजा लिया। जो मैंने बचपन में जो परेशानियां झेली जब 2002 में मुझे अवसर दिया टिहरी की मान की जनता ने, तो जहां जहां मैं चुनाव में, आप उस समय का पता कर लीजिए कि कितनी सड़कें यहाँ थी, जहां जहां मैं गया और जहां जहां उस समय डिमांड भी नहीं थी, मैंने अपने आप ही जो है सारी सड़कें लगभग 600-650 किलोमीटर सड़कें उस समय कटवाई हैं। मोटर रोड पर जो है कटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज जो है मुझे कुछ सूचना मिली थी कि जो है थान में जो है कुछ ग्रामीणों की जो है आपत्ति थी जो है, तो मैं स्वयं जो है साइट पर आ रखा हूँ। जो है ग्रामीणों से वार्ता करके जो है ग्रामीणों के जो है जो भी उनकी समस्याएं थी जो है उनका निराकरण मेरे द्वारा कर लिया गया है। निराकरण करने के उपरांत जो है अभी मोटर मार्ग पर जो है मैं खुद यहीं पर उपस्थित हूँ। मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य जो है पुनः जो है प्रारंभ कर दिया गया है। बहुत दिनों बाद हमारे गांव में रोड पहुंची है और हमें बड़ी खुशी है। सभी को ग्रामवासियों को बड़ी खुशी है, अगल बगल जितने भी हैं सबको बड़ी खुशी हो रही थी। थान में रोड पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विभाग का भी और गाँववासियों का भी, जिन्होंने हमारा साथ दिया है। और रोड आने में काफी परेशानी हुई पर फिर भी लोगों ने अपना साथ दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।